ध्यान से सुनिएगा। जस्ट ऑफ स्नो मतलब धूल के कण, बर्फ के कण, है ना। कंपोज बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, कंपोज बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोएम की बात करें, जस्ट ऑफ स्नो इज अ वंडरफुल पोएम ऑफ नेचर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जो नेचुरल पोएम है, यानी प्राकृतिक सुंदरता पर निर्भर करती है। और ये पोएम को कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम अ सिंबॉलिक इंसिडेंट इज प्रेजेंट। इस पोएम में एक सिंबॉलिक इंसिडेंट यानी कि सांकेतिक घटना का वर्णन किया गया है। इस पोएम में एक सांकेतिक घटना का वर्णन किया गया है। पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। कवि एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। कवि एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। He is in a sad mood। वो बहुत ही दुखी मूड में है, यानी उसका मूड बहुत ही दुखी है। He thinks that his day has been lost। वो सोचता है कि अभी तक का उसका दिन नष्ट हो गया है। Then a shakes the hemlock tree। फिर हेमलॉक ट्री पर एक शेक्स होता है, यानी हेमलॉक ट्री हिलता है या हिलाया जाता है। एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। और डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण उसके ऊपर गिर जाते हैं। दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज। इस छोटी सी घटना से अचानक से एक परिवर्तन आता है। इन द स्टेट ऑफ द पोएट्स माइंड। कवि के दिमाग में एक छोटी सी घटना से कवि के दिमाग में एक छोटा सा परिवर्तन आता है। His mood has changed। उसका मूड परिवर्तित हो जाता है। He thinks that it has saved the rest of his day। वो सोचता है कि उसका पूरा का पूरा दिन बच गया। And busy with his work like the crow। और जिस प्रकार से कौवा अपने काम में लगा हुआ था, उसी प्रकार से वो भी अपने काम में बिजी हो गया। क्लियर है? कहानी बहुत ही सिंपल सी है। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में काम पर तो निकले अपने घर से, लेकिन क्योंकि बर्फ के कण बरस रहे थे, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे रुक जाता है। उसे आलस आ जाता है। वो सोचता है थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तभी हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ कौवा अपने पंखों को हिलाता है। तो जो हेमलॉक ट्री पर जो जस्ट पड़े हुए थे, जस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ के कण पड़े हुए थे, वो कवि के ऊपर गिर जाते हैं। तो कवि ये सोचने लगता है, अगर इतना सा कौवा अपने काम को कर रहा है तो मैं क्यों आराम कर रहा हूँ, मैंने क्यों अपना दिन वेस्ट किया। और वो भी फिर निकल पड़ता है अपने काम पर, और उसका बचा हुआ दिन बच जाता है, अपने काम में बिजी हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे कौवा अपने काम में बिजी है। स्टोरी क्लियर है सभी को? चलिए पैराग्राफ्स की लाइन पर आगे। द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी। फर्स्ट पैराग्राफ मिल गया होगा सभी को। द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे, जिस प्रकार से, अ क्रो, एक कौवा, शूट डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। तो कहानी वही है कि कभी जा रहा था अपने काम पर, बट रास्ते में उसे आलस आता है, ठंड बहुत पड़ रही थी। एक हेमलॉक ट्री के नीचे रुक जाता है, आराम करने लगता है। तभी कौवा हेमलॉक ट्री से उसको हिलाता है, कुछ डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिर जाते हैं। और पहला क्वेश्चन,
व्हाट इज द गैस का स्नो? ये धूल के कण क्या है? गैस का स्नो क्या है? चार ऑप्शन क्या रखे बताइए। हाँ, गैस का स्नो क्रो है। पार्टिकल्स ऑफ स्नो, वेरी गुड, ये है पार्टिकल्स ऑफ स्नो। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइंस। नेम द पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कवि का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Who was sitting in the tree? पेड़ पे कौन बैठा था? A crow। बोले तो एक कौवा, वेरी गुड। Where was the poet standing? कवि कहाँ पर खड़ा था? Under a hemlock tree। Second paragraph, has given my heart a change of mood। इससे मेरे दिल को एक आइडिया आया और मेरा मूड चेंज हो गया। इससे मेरे दिल को एक आइडिया आया और मेरा मूड चेंज हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रियूज, और मैंने अपना दिन जो बर्बाद कर लिया था अब तक, बाकी बचा हुआ दिन मेरा बच गया। और कभी कहते हैं कि अब तक मैंने आराम करके जो अपना दिन बर्बाद कर लिया था, बाकी समय मेरा बच गया। तो क्या मतलब है, कहानी का सेंस क्या है? जब कौवे ने पेड़ को हिलाया, हेमलॉक ट्री को हिलाया, डस्ट के कण कवि के ऊपर गिरे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरे, तो कवि ने सोचा इतना छोटा सा कौवा काम कर रहा है ठंड के मौसम में और मैं आराम कर रहा हूँ, दिन अपना वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, मुझे भी काम करना चाहिए। कवि को आइडिया मिला, उसका मूड चेंज हो गया और वो अपने काम में लग गया। क्लियर है सभी को? क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्रो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट बाय शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री। यानी पेड़ से बर्फ के कण गिरा करके उसने। द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, कवि ये बताना चाहता है कि वेरी गुड, स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एग्जाम्स में क्या आता है? पोएट्री सेक्शन से आपके एग्जाम्स में आते हैं एक्सट्रैक्ट्स, तो एक्सट्रैक्ट्स ने बता दिए। दूसरा जो आएगा आपका, वो आएगा पोएम की 4 लाइनें लिखनी, है ना? तो लिख लीजिए 4 लाइनें, याद कर लीजिए। द वे अ क्रो shook down on me the scarf snow from a hemlock tree। 4 लाइनें याद कर लीजिए, ठीक है ना? तो ये आपको फिर सिंगल आइडिया नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि 4 लाइनें आपके आ जाएंगी, वो आपको लिखना पड़ेगा। और सिंगल आइडिया और उसमें से दोनों में से एक करना। हाँ, दोनों में से चॉइस होता है, या तो सिंगल आइडिया कर लो या फिर पोएम की 4 लाइनें लिख लो। नंबर उतने ही नहीं, नंबर उतने नहीं मिलते। सिंगल आइडिया में नंबर कम मिलते हैं, पोएम की 4 लाइनें लिखने में नंबर ज़्यादा मिलते हैं। जी, पोएम की 4 लाइनें याद करना आसान भी होता है जी सर। और पोएम की 4 लाइनें लिखने पर अगर आप कोई गलती नहीं करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। और सिंगल आइडिया में फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे आपको, उसमें कुछ ना कुछ गलती आपसे हो ही जाएगी, क्योंकि वो स्टोरी वाइज होती है, ठीक है ना? तो हम अपने बच्चों को पोएम की 4 लाइनें ही कराते हैं, और आप लोग भी एग्जाम्स में पोएम की 4 लाइनें ही करोगे, ठीक है ना? हालांकि सिंगल आइडिया तैयार कराएंगे, ठीक है ना, बट एग्जाम्स में करवाएंगे नहीं। ये सिंगल आइडिया आपको तैयार इसलिए कराएंगे क्योंकि इंटर में सिंगल आइडिया करना होता है, तो उसकी जड़ आपकी यहाँ से मजबूत होती है, ठीक है ना? इसलिए सिंगल आइडिया कराया जाएगा। चलिए अब बारी आ गई सिंगल आइडिया, देख लेते हैं सिंगल आइडिया। इन द पोएम जस्ट ऑफ स्नो, तो जो कविता है बर्फ के कण, द पोएट वांट्स टू कन्वे, कवि ये बताना चाहता है that sometimes certain movements, कि कभी कभी जो कुछ क्षण होते हैं और एक्शन विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, या फिर एक्शंस यानी छोटी छोटी क्रियाएं कभी कभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस कविता में जस्ट ऑफ स्नो में कवि बताना चाहता है कि कभी कभी छोटी छोटी क्रियाएं भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारी लाइफ में। They can change the mood
और लाइफ ऑफ अ पर्सन। ये एक व्यक्ति के मूड को भी चेंज कर सकती है या फिर एक व्यक्ति के लाइफ को भी चेंज कर सकती है। The way a crow shakes down dust of snow on the poet। जिस तरह से कौवा स्नो के कण, बर्फ के कण कवि पर गिराता है, पोएट इंस्पायर्स, कवि को एक प्रेरणा मिलती है, एंड गिव्स हिम द आइडिया, और उसे आइडिया आता है टू शेक ऑफ हिज डिप्रेशन थॉट, कि उसे अपनी निराशावादी विचारों को छोड़ना होगा। निराशावादी विचारों को छोड़ना होगा। निराशावादी विचार, बहुत ठंड हो रही है ना, तो वो आराम कर रहा था, इसे छोड़ना होगा। बिकम चेयरफुल, खुश होना होगा, एंड डू समथिंग यूजफुल, और कुछ ऐसा करना होगा जो कि यूजफुल हो, महत्वपूर्ण। क्लियर है सभी को? अक्षिता समझ में आ गया? दुर्गेश्वरी, चल रंग बताइए, क्लियर है? क्लियर है। ईशान, शहनवाज, Yes, sir. Yes, sir. प्रिंस, शहबाज। Yeah. तो ये पूरा का पूरा आपका होमवर्क बन जाएगा, यानी दोनों स्ट्रैक्स आपको करके लाने होंगे विद क्वेश्चन आंसर्स। पोएम की 4 लाइनें याद करके आपको लिखनी होगी। क्लियर है? सिंगल आइडिया भी याद करके आपको लिखना होगा, हालांकि बोर्ड में हम आपको नहीं करवाएंगे। तो याद है क्या? नहीं, याद इसलिए करना है क्योंकि पढ़ाई करने का मकसद सिर्फ नंबर्स लाना नहीं होता है। तो सर आप बता देते इसमें अजीब सा। आप अपनी लैंग्वेज में बता दी। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। द सेंट्रल आइडिया of the poem Dust of Snow, composed by Robert Frost, is that the poet was going on his work, but the weather was very bad, the snow was falling, so he took shelter under a hemlock tree. There was a crow sitting on the hemlock tree. He shakes the tree. The dust of snow fell down on the poet. The poet thought, a crow was working, then why I was taking rest. So his mood was changed, and he decided to save the rest of his day. He decided to do the work like the crow. Clear? Very good.